वेलकम बैक। आज तक रेडियो पर आप तीन ताल सुन रहे हैं ताऊ, बाबा और सरदार के साथ। 93वां एपिसोड है ये तीन ताल का। एक व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट ताऊ पिछले दिनों वायरल हुआ। उसमें एक श्रीमान है संदीप, पात्रा नहीं है, संदीप हैं। वो अपने एक जूनियर सहकर्मी के पात्रा भी संदीप नहीं है। किसी ने तो कहा था कि संदीप पात्रा है। तो वो अपने जूनियर सहकर्मी के हे संबोधन से खफा हो गए। जूनियर ने उनको हे, जो भी उनका नाम है, हे संदीप करके एड्रेस किया था। तो उन्होंने कहा कि आप अगर मेरा नाम याद नहीं रख सकते तो मुझे सिंपली हाय कहिए, हे मत कहिए। हे, डूड, मैन, चैप, चिक, ये सब यूज़ मत करिए। हाय हेलो ठीक है। इस मसले पर भी ताऊ आप बंदर की तरफ हो? नहीं, मैं तो ये अंग्रेजी वाले जो संबोधन है ना, उसमें सिर्फ हाई यूज करता हूँ। हेलो तभी यूज करता हूँ जब बहुत सारे लोग हों, और 1 to 1 में मैं हाई यूज करता हूँ, क्योंकि बाकी मुझे समझ में नहीं आया। अपने यहाँ तो संबोधन का कुछ होता नहीं है, मतलब नमस्कार प्रणाम ये सब संबोधन नहीं है। हम लोग तो जय हो से हर जगह काम हाँ, हम तो ऐसे ही चलाते हैं ये। पर ये जो बनारस में कोई संबोधन करना होता है तो आदमी केवल इतना पूछता है तब संदीप जी जो है ना, कब्ज के शिकार है। कब्ज बहुत घातक चीज होती है। कब्ज के शिकार है। छोटी सी बात में उसने हे ही लिखा था, उसको कभी और भी निपटा सकते थे। याद रखते और कभी निपटा देते उसको वहीं पे जवाब देना कि ये सब अच्छा नहीं है, तुम मुझे ये नहीं बोल सकते। बहुत पुराने जमाने का आदमी है ये। हे से संबोधन जो कारक के चिन्ह में है ना, उसमें यही है हे, हो, अरे। और आप अगर हिंदी में देखें तो हे हिंदी में बहुत सम्मानित शब्द है। हे पार्थ, हे भगवान, हे राजन, है ना। तो हे जो है बहुत आदर का शब्द है। हाँ। हिंदी में इसको हे दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। हे को हे नहीं देखना चाहिए। अगर उन्होंने उसको हे इसलिए समझ लिया क्योंकि HEY लिखा था, तो उन्होंने उसको लिटरली हिंदी में ट्रांसलेट किया हे। उनको लगा कि मुझे हे कह रहा है। राम भी ऐसे गांधी से ऑफेंड हो सकते थे, उन्होंने भी हे राम कहा था। हाँ। तो ये है। लेकिन मुझे जो लगता है ना कि जो ताऊ कह रहे हैं वो हाय वाला हिसाब, हाय में क्या है ना कि एक सामान्य संबोधन जैसा महसूस होता है। हेलो मैं कभी नहीं लिखता हूँ मेल में, क्योंकि हेलो से एक आता है कि हेलो वो वाला फील आता है। हेलो भाई। हाँ, हेलो जो है ना एफ वर्ड की तरह है। हाँ। उसके कई मीनिंग हो सकते हैं। हाँ, और वही हे में है। हे में ऐसा है कि जैसे तुम्हारा ध्यान नहीं है, हम तुमको ध्यानाकर्षित कर रहे हैं। हेलो और हे जो है, हे में ऐसा लगता है कि उसकी आंखों के आगे आप वेव कर रहे हो हाथों से। हेलो हेलो इधर भी देखो। या वो कुछ कर रहा है, उसको कहे हे, तो हे कम हियर। कोई अगर किसी को बुला रहा होता है ना, आप कभी किसी संग्रहालय संपादक को देखें, किसी बहुत कनिष्ठ अभियंता से बात करते हैं, हे यू कम हियर। रायबरेली का एक मेरा दोस्त कम हिया कहता था। कम हिया हुआ हिया। तो ये जो हे है इसमें संकट है, लेकिन इनको चाहिए कि ये उसको हिंदी वाला हे समझें और लड़ाई ना करें। हाँ, ये एक्चुअली संदीप जी को ना भो भो करके बुलाना चाहिए। भो भो संदीप। किम भो। लेकिन बाबा ऐसे ये स्कूल कॉलेज में या नौकरी के समय भी किसी जूनियर का कोई ऐसा सैल्यूटेशन संबोधन है जो जिससे आपको लगा हो कि यार ये भी तरीका ठीक नहीं है, एक ऑफिस का एक डेकोरम है, ये वाला सैल्यूटेशन ठीक नहीं है? हाँ, हमको लगता था कि अमा ठीक है लेकिन अबे बुरा है। बे वाला ना, क्या बे, है ना, अबे सुनो। तो ये अबे में हमको बहुत कंफर्टेबल हम नहीं रहते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे सुनते सुनते आदत पड़ गई, उसको अंगीकृत कर लिया। जबकि उसी का साथ का जो पड़ोसी है वो ठीक था। अमा तुमसे कहा रहा है ना, अमा हुआ चलो, अमा कै बजे हो, तो वो अमा में कुछ ऑफेंस नहीं लगता था, लेकिन अबे में लगता था कि ये बेबे करके क्यों बात करा बे। तो एक होता है तुम बहुत जो लोग है ना, क्योंकि हम यूज टू नहीं है, जबकि कितना प्रिय शब्द है ये कि आप जो है उस व्यक्ति से उसी लेवल पर आकर बात कर रहे हैं। मैं कनिष्ठ वरिष्ठ की बात नहीं कर रहा हूँ, पर कई मित्र टाइप के, हम उम्र टाइप के भी लोग जब तुम पे आ जाते हैं दूसरी मुलाकात में,
तो फिर अभी भी मैं असहज हो जाता हूँ कि यार मैं तो अभी भी आप पे टुका हुआ हूँ, आप कैसे उतर गए, है ना। आपसे तुमसे और फिर थोड़ी देर के बाद मुझे लगने लगता है कि यार, और फिर वो आदमी कंफ्यूज होता है थोड़ी देर के लिए, बीच में आप भी डाल देता है ना। लेकिन उसका नेचर है। बाद में मैं समझा कि वो है ही व्यक्ति ऐसा, वह नहीं है, यूज टू नहीं है ये कहने में कि मैं आप बोलूं। और आपन जो है कभी भी किसी व्यक्ति से जब तक घनिष्ठ मित्र ना हो, तुम नहीं बात कर, तुम नहीं बोलते, आप बोलते हैं, जब तक तुम वाला रिश्ता ना हो। और बहुत सारे लोग जो हैं वो दूसरी मुलाकात में ही सडनली आपको सरप्राइज कर देते हैं तुम बोलकर। आपको लगता है कि क्या मैं भी उतरूं। ये संबोधन जो है। एक और होता है जो और दिल्ली में तो तू है, ये तो तू है, मतलब यहाँ तो क्या बताएं, तू खा ले, तू खा ले। मेरे को तू बता। हाँ, तू बतागा मुझे। मेरे को तो मैं खुद बोलने लगा हूँ। अच्छा, हमसे तो होता नहीं, हमको तो मैंने रेजिस्टेंस इज फ्यूटाइल मैंने छोड़ दिया। हालांकि क्या होता है, मैं अभी भी हमको ऐसा लगता है ये बोलना प्रेफर करता हूँ, पर यहाँ के सीखा मैंने कि नहीं मुझे या मुझको। लेकिन मेरे को तेरे को हो गया तो अब बोलने लगा हूँ मैं कि मेरे को नहीं लगता। एक जो तुरंत पहली या दूसरी मुलाकात में एक और चीज़ थोड़ी अजीब लगती है, जब कोई एक्स्ट्रा फ्रेंडली टच, फिजिकल टच करने लगे। जैसे कुछ दोस्त हैं जो आपके पेट को छू लेंगे बीच में बात करते करते, कंधे पकड़ लेंगे, वो शुरू में थोड़ा अजीब लगता है। नहीं, हमको बाद में भी अजीब लगता है। कितने अच्छे मित्र हो था, दूर ही बैठो यार। मैं ना स्पर्श से लबराना जो है ना, कुकुर मनी एकदम चिपचुआ हो जाएंगे, हमेशा मैं दूर रहा हूँ। आप तो कुछ नहीं, पाकिस्तान में जैसे मुंह पकड़ ले छूते हैं, ठीक है आपके तो वो बहुत, झगड़े में भी ज्यादातर लोग गुस्से में भी दूसरे का मुंह दोनों तरफ से, दोनों हथेलियों में उनके गाल ले लेते हैं और बात करने लगते हैं। ओ लाले। अब उसमें जो है ना बहुत कष्टप्रद। मेरे साथ एक व्यक्ति ऐसे मुझे मिले थे जो कि सीधे ही गालों पे हाथ रख के बात करते थे, आपके गालों पे हाथ रख के। अरे भाई साहब, अब उस समय लगता है कि क्या करूं इसे। मैं तो टच पे जो है बहुत आपत्ति होती है मुझे। नहीं, हम तो एकदम बर्दाश्त ही नहीं। उसका कारण मैं ये नहीं कर रहा हूँ कुछ गलत कर रहा है आदमी अपने हिसाब से जो है एक्सप्रेस करता है, एक्सप्रेशन सबके अलग हो सकते हैं, पर आदमी पैर भी छू ले ना, घुटना भी छू ले, हाथ भी छू ले, तो लगता है कि नहीं हाथ मिलाते वक्त हम हाथ छू सकते हैं, आप ऐसे नहीं छू सकते यार। हाँ नहीं, उसमें सबसे खराब होते हैं जो कि हाथ उठा देते हैं कि ताली दो। अब मैं बिल्कुल उसके लिए तैयार ही नहीं होता हूँ, क्योंकि कभी मैंने जीवन में वो हाई फाइव किया नहीं है। तो वो बहुत ही घटिया सा चुटकुला सुनाएंगे, आपको तो हंसी भी नहीं आ रही है। हाँ, और वो आदमी हाथ बढ़ा देता है। हाँ। तो आप सोचते, आप बहुत ही कमजोरी के साथ फिर जस्ट टू एक्नॉलेज आप अपना हल्का सा यूं करते हो और वो मार देता है तड़ाक से उस पर और खुश हो जाता है। कुछ लोग ये बार बार करते हैं। हाँ, एक आध वीडियो है ऐसे वायरल हुए हैं जो बार बार करने वाले, जो बार बार करते हैं। उनको लगता है कि मैं एक बात बोलूं उसके बाद इस पे हो जाना चाहिए। एक वो भी होते हैं जो सामने वाला आप ही को देख रहा है, वो आपको एक किस्सा सुना रहा है, पर फिर भी वो आपका पता नहीं क्यों अतिरिक्त ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, तो आपके घुटने को छुएंगे। और जानते हो, तो वो घुटने को छू करके, वो उनका कौमा है। अच्छा एक बात बताएं, हाँ ना, अच्छा एक बात बताएं, इनसे भी कहा था, माने नहीं। खास तौर पे ना कुछ कॉन्फिडेंशियल बात, हाँ, कुछ confidential वॉल्यूम नहीं कम करेंगे, वो घुटना छू देंगे, उससे समझ जाओ कि उसमें हाँ कि ये कुछ महत्वपूर्ण बताया जाए, ये अंडरलाइंड है, हाईलाइटर इसमें लगा है ना, ग्रीन फ्लोरेसेंट चमक रहा है कॉपी में एकदम वो। और एक है जो अपने ही घुटने पे मारते हैं, जैसे वो कहेंगे कि लो कर लो बात नहीं, वो कहेंगे अब उसको, वो एक्सपेक्ट करेंगे कि वो पूरा वाक्य नहीं बोलेंगे, एक्सपेक्ट करेंगे कि आप समझ जाएंगे। तो वो कहेंगे कि हमने उसको कहा उस दिन आ जाना, लेकिन उस दिन तो ये भी है। बाप रे। लेकिन ऑफिस में ताऊ, मतलब ये जो संबोधन है, जैसे ये तो संदीप जी आहत हो गए, इसमें जो 4-5 साल सीनियर कलीग्स का जो एक अपना एक वो है, अगर 4-5 साल सीनियर कोलीग्स हैं तो उनके साथ तो थोड़ा फ्रेंडली हुआ जा सकता है, या उसको 10-15 साल वाले हिसाब से देखें कि ये अधिक इनके साथ नहीं, ज़्यादा मतलब जो उन्होंने और शब्द इस्तेमाल किए, डूड, चैप,
अतिरिक्त फ्रेंडली होने का कुछ ऐसा पैरामीटर बना सकते हैं कि ये 4-5 साल ही सीनियर है हमसे, तो थोड़ा मजाक। मैं ये मानता हूँ कि फ्रेंडली क्यों होना, फ्रेंड्स हो जाओ। फ्रेंडली क्यों होना किसी से भी, या तो आप कलीग्स हैं या फ्रेंड्स हैं। हाँ, मतलब फ्रेंडली कलीग्स नहीं होते ना, ब्रूस वेन हो, ब्रूस ली क्यों होना है। आप दफ्तर आए हैं तो आप दफ्तर की मर्यादा को रखें। आप उसमें किसी को डूड, किसी को ब्रो नहीं बोल सकते। तो फ्रेंड्स होना जो है एक अवस्था है, फ्रेंडली होना। और आपने बोला अतिरिक्त फ्रेंडली, अतिरिक्त है तो फिर आवश्यक नहीं है। और अगर आपका कोई मित्र काम कर भी रहा है आपके साथ, तब भी ऑफिस में, क्योंकि बाकी लोग को वो लगेगा कि ये कितने क्यों लबरे हैं, तो आप अपना लबरपन अपने पास रखिए। अपनी जो आपका फ्रेंडली बिहेवियर है किसी के प्रति, वो आप अपनी सीमाओं में रखें। जब आप अपने स्पेस में हैं तो यहाँ पर रहेगा। जैसे हम अभी जहाँ स्टूडियो में जैसे बैठे हैं आपके साथ, ताऊ के साथ, ताऊ घर जाएंगे तो ऐसे थोड़ी बैठने वाले हैं कि हाथ बांधे हुए हैं, ऐसे करके बैठे हुए हैं एकदम हल्कान फुरकान टाइप के। ताऊ भी जो है विष्णु की तरह आधा एक हाथ लगा के लेटे हुए हैं। हम जो है सोफा पसरे, फिर एक पैर तो के ऊपर चढ़ा लिए हैं ना, टूंग रहे हैं। कुछ एक दाना नीचे गिर गया है मूंगफली का, तो उसको उठा के वापस दूसरी प्लेट में रख दिया गया है। कोई संकोच नहीं है, कान खुजा सकते हैं, फ़ोन देख सकते हैं, है ना, मूँछों के बाल टोए जा सकते हैं। ये सब दफ्तर में ही शोभा देता है। तो व्हाइल इन द रोम डू एज द रोमन्स डू, वो वाला मामला है। जब ईमेल्स लिखते हैं प्रोफेशनल, तो ख़ासतौर से हिंदी पट्टी से आने वाले लोग एक समस्या का सामना करते हैं कि अगले को डियर कह के संबोधित करूं या नहीं। ये बहुत फंसाने वाला शब्द है डियर, ख़ासतौर से फीमेल कोलीग को ईमेल करते हुए कि डियर लिखना चाहिए या नहीं। तो ये इसका कुछ क्रैक है क्या? खाली डियर तो कभी लिखना नहीं चाहिए। डियर अगर आपने लिखा है तो उसके बाद सर या मैम, ये आवश्यक है। केवल डियर आप किसी को डियर सरिता नहीं लिख सकते। डियर मैम लिखना पड़ेगा, डियर सर लिखना पड़ेगा, डियर सुरेश नहीं लिख सकते। कोई भी हो, बेस्ट है हाय, बाबा भी यूज करते हैं बस। जो होता है कमबख्त तूने पी ही नहीं। अक्षय कुमार भी खाते हैं। मैं एक रेलवे स्टेशन पर लिखा हुआ था, यहाँ के इंजीनियर भी ये पानी पीते हैं नलके पे, ये बताने के लिए कि पानी सही है। बस बाबा भी यूज करते हैं हाय। 3 साल का ऐड ही होगा ये। लेकिन ये एक पूरी प्रजाति है जो ईमेल्स में ही नहीं, बातचीत में भी डियर शब्द लेके आती। नो डियर नहीं, और कई होते हैं अरे माय डियर कहाँ थे। डियर वर्ड जो है ना भारत में बहुत डिस्क्राइब भी करते हैं। अरे वो आदमी माय डियर आदमी है। हाँ, बहुत माय डियर है। इसकी ध्वन्यात्मकता जो है अप्रोप्रिएट नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। और किसी को भी आप डियर नहीं कह सकते। फोन पे भी लोग कहते हैं कैसे हो डियर, पर वो है कि फ्री हो लेते हैं लोग। किसी की टांगे कितनी भी पतली हो, आप डियर नहीं कह सकते। नहीं कह सकते। आप अच्छा गूगल पे लिखेंगे ना डियर, तो वो जो सर्च रिजल्ट आते हैं उसमें एक सजेस्ट करता है गूगल डियर ऑल्टरनेटिव्स। दुनिया भी इसके विकल्प खोज रही है। तो अच्छा, औरतों का जो संबोधन है, खास तौर से जो कस्बे और देहात की औरतों का संबोधन है, ए जीजी, हाँ दीदी, हाँ, उस पे थोड़ा होता है। वो उस पति के लिए भी अलग है, और फिर कैसे वो किसी एक अननोन आदमी के लिए कितना सहजता से भैया वो चले आता है, तो वो बहुत जल्दी फरचट अपना चोला बदल लेता है। महिलाओं के संबोधन में अक्सर एक रिश्ता बनता दिखता है। तो उनके जितने भी संबोधन हैं आपस में, उसमें मतलब दुकान पे भी हैं तो उससे जब बातचीत करेंगे तो अम्मा, है ना, आंटी, दीदी, जिज्जी, है ना, इस तरह का मौसी, वो तत्काल एक रिश्ता बना करके। और उसकी वजह शायद ये भी हो सकती है कि जबकि पुरुषों में ऐसा नहीं है कि सबको काका, बप्पा, ताऊ तुरंत कहना शुरू कर दिया जाए। उसमें वो एकदम अरे सर, है ना, या कुछ और कोई और संबोधन इस्तेमाल कर रहे होंगे, या उसके प्रोफेशन से अरे मास्टर साहब, अरे इंजीनियर बाबू सुनिएगा, तो उस तरह से।
बड़े बाबू, कई लोग होते ही हैं कि उनका नाम पता नहीं चलता लोगों को, वो लोग पूरा शहर उनको बड़े बाबू के नाम से जानता है तो वो अलग होता है। लेकिन इसकी ये भी वजह है कि दो पुरुष एक साथ रह के भी अपने तमाम सारी चीज़ों को लेकर के सहज नहीं रहते हैं, हमेशा औपचारिक रहते हैं। महिलाएं बहुत जल्दी एक दूसरे के साथ में सहज हो जाती हैं और वो बहुत सारी चीज़ें जो उनकी बहुत व्यक्तिगत हैं वो दूसरी महिला के साथ बहुत सहज ही शेयर कर सकती हैं। तो ये एक चीज़ है कि वो सहजता और वो रिश्ता बनना, दोनों चीज़ें वहाँ से वो आती हैं। तो महिलाओं के संबोधन में हमेशा आपको एक रिश्ता बनता हुआ दिखाई देगा। एक वो है अंग्रेजी में भी अल्फ़ाबेट, पर हिंदी में मुझे बड़ा उपयोगी लगता है। पर क्या मतलब आप लोग बताइएगा कि अपने ऑब्जर्वेशन से किसी के नाम के आगे जी लगाना, जी अंग्रेजी का भी अल्फ़ाबेट है पर हिंदी में क्या ये सेफ है बहुत? मतलब जैसे आपको नहीं समझ आ रहा है कि इनको सर कहना है या मैम कहना है, या आपको सम्मान भी जताना है, आप सिर्फ नाम भी नहीं लेना चाहते हैं, तो जी मुझे बहुत सेफ लगता है कि उनका नाम लेके जी लगा दीजिए। इसमें भी कोई ऐसी खिड़की है जो समस्या? हाँ, कई बार ये आता है कि अब जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ कि जो हमारी वाइस चेयरपर्सन है, उनसे अगर ताऊ को लेकर मैं कोई बात कर रहा हूँगा तो वहाँ पे फिर वो बॉस और ये बॉस या ये सर, तो उसमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो वहाँ पे फिर मैं उस तरह के योजक शब्दों से बचता हूँ। तो उसमें कह दूँगा आई हैव डिस्कस दिस विद कमलेश जी। तो वो जी मेरा जो है ना वो एक इजी स्केप है। उसमें दोनों चीज़ें हैं। लोग अब आज के समय में सहज हो चुके हैं कि एक छोटी उम्र का व्यक्ति बड़े उम्र के व्यक्ति का नाम सीधे नाम लेकर के बुला सकता है। लोग घरों में माँ बाप को भी नाम लेके बुला रहे हैं। यहाँ पे दिल्ली में कितने घर ऐसे हैं जहाँ पे हमने जाकर के अपने किसी मित्र की माता जी को आंटी कह दिया, तो उन्होंने कहा नो डोंट कॉल मी आंटी, माय नेम इज़ कीर्ति, कॉल मी कीर्ति। तो फिर उनसे बात ही नहीं कर पाया, क्योंकि अपने से हुआ ही नहीं कि मैं पानी लेने के लिए खुद किचन में चला जा रहा हूँ। उनसे नहीं कह रहा कि कीर्ति आई वॉन्ट सम वाटर वो तो अपने से होगा नहीं, और आंटी कहने पे आग बबूला हो जाएगी, हो सकता है विष पिला दे हमको पानी की जगह तो वहाँ पे जो है ये जी जो है वो बहुत ही इंडियन स्केप है, बहुत आसानी से निकाल देता है। आजकल तो राजनीतिक रूप से भी अनुकूल है जी कहना तो और मैं इसको एक तरह से मानता हूँ कि एक बहुत महान चीज़ है हमारे देश में ये एक ऐसा आदर सूचक जो बहुत छोटा है और इसमें कोई आडंबर नहीं है। आपको श्री श्री नहीं बोलना है, आप सिर्फ जी बोलकर जी लगाकर काम चला सकते हैं। एक चीज़। दूसरी बात यह है कि ये इतना आसान है और इतना ज़्यादा प्रयोग होता है, उसका कारण है कि हम इसमें इंडिविजुअलिटी भी रहती है। भारतीय संस्कृति में चूंकि इंडिविजुअलिज्म नहीं था, व्यक्तियों का कोई मोल नहीं था। व्यक्ति या तो किसी का बेटा होता था, किसी का बाप होता था, किसी का भतीजा होता था, जो जैसा हो परिवार में, और उसका नाम होने के बावजूद वो कभी भी उस नाम से मैं अभी भी अपने घर में अपने नाम से नहीं जाना चाहता हूँ। वो ऐसी है संस्कृति। पर बाहर आप अपने नाम से जाने जाते हैं और धीरे धीरे हमने इसको एक्नॉलेज किया कि नहीं, लोगों की अपनी आइडेंटिटी होती है, पर उसको सीधा बोल देना बिना जी लगाए अच्छा भी नहीं लगता। मैं तो कोशिश यही करता हूँ कि मैं ये आदर सूचक सबके लिए इसका उपयोग करूँ। जो कोई उम्र में 1 साल भी बड़ा हो ना, तो भी मैं इतना नहीं देखता कि कितना गैप है। कुछ लोग ये कहते हैं कि 5 साल तक चलेगा, उसके बाद वाले में लगाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, मैं सब में उसका यूज़ करता हूँ। उसका एक कारण ये भी है कि और संस्कृति की बची क्या रह गई। कीर्ति के इंसिस्टेंस के बावजूद मैं उनको कीर्ति जी तो बुलाता, कीर्ति तो नहीं बुलाऊंगा। वो इसलिए कि आपको पसंद है ना कि नो प्लीज कॉल मी कमलेश, प्लीज डोंट कॉल मी दिस। भाई उनको पसंद नहीं है ना जो संबोधन कर रहे हैं। हाँ, उनका भी तो कोई से है। उनका भी तो कोई से होगा इसमें। अगर आपको आंटी बुला दिया तो आपको लगा नहीं ये बहुत ही पुरानी चीजें हैं, पर भाई वो भी तो कहीं से आ रहा है। उन्होंने आपको कोई बेइज्जत करने के लिए नहीं बोला, आदर के साथ बोला है। आंटी इसलिए बोला कि आपको आपके साथ एक संबंध, बिल्कुल, और हमसे आयु में दुगनी है, आप तो कैसे आपको आंटी नहीं बोलेंगे? स्थापित कर रहे हैं हम। हाँ। वो इसलिए कि संबंध, ये तो रिलेटिविटी क्या बोलते हैं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है ना, कि मैं उम्र में आपके रिलेशन में ऐसा हूं तो मैंने आपको आंटी बोल दिया, चाची बोल देते, खाला बोल देते। हाँ,
पर आपको मैं सिर्फ कीर्ति तो नहीं बोल सकता, वो इसलिए कि नहीं हो सकता भाई। मैं अपने लैंग्वेज को क्यों खराब कर लूँ? मैं मानता हूँ ये खराबी है लैंग्वेज की। आप जैसे जिस तरह के तू तड़ाक चल रहा है ना, आप एक्सेप्ट करते जाएंगे, नहीं फलाने का कहना है तू मेरे को तू ही बोल यार। नहीं बोलूँगा भाई, मैं नहीं बोलूँगा, मैं नहीं हूँ ऐसा, है ना। मैं लाइब्रेरी से आता हूँ। जो ये बात आप कह रहे थे इंडिविजुअलिज्म वाली, कि हर किसी की पहचान उसके बाप या उसमें जो बाबा बता रहे थे ना, स्त्रियों में सहजता इसलिए भी आती है कि स्त्रियों के नाम जो है ना बहुत कम लोग जानते थे। गाँव में स्त्रियों के नाम बहुत कम लोग जानते थे। उनको ये जानते थे कि फलाने की विद्या की मेहरारू हैं। हाँ, ठीक है। तो स्त्रियों के नाम तो रिश्तों से ही वो उनकी पहचान होती थी। तो वो आपस में भी जब बात करती थी तो वो भी दूसरे को बोलते थे कि टुन्नी की मम्मी इधर आ जाओ, बबलू की आजी, बबलू की आजी, पुआई की अम्मा। तो उनकी सहजता में, चूंकि रिश्ते ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होते थे, उनकी सहजता के कारण ये भी था, वो एक दूसरे को भी नाम से नहीं बुलाती थी। उसमें क्या है बड़ा मजेदार, ए सौदंग मम्मी चलिए ना बाजार, देर हुई रही। मैंने ये वेस्ट यूपी में देखा, इधर बागपत में, जो इंडिविजुअलिज्म वाली आपकी पिता से पहचान। तो गांव के बुजुर्ग कहीं बैठे थे, बच्चे कुछ बदमाशी कर रहे हैं, तो इधर किसी ने पूछा रे सतपाल का है के? बोले ना जी शिवपाल का हूँ। तो वो भी जब बताने के उसमें आया तो वो उसने भी कहा ना जी शिवपाल का हूँ, जी भी लगाने से वो उसको वो एक कॉमन रेफरेंस है। तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो 3 तालिये बताएं कि उनके अभिवादन के तरीके क्या हैं, वो हाय करते हैं कि हेलो करते हैं। वैसे उन्होंने आपस में कुछ कुछ संबोधन जोड़े हैं, रुनू दीदी हैं, ब्रूस भैया हैं। हाँ। तो वो भी बताइए अगर इच्छा हो बताने की, और नमस्ते और प्रणाम कौन आप यूज करते हैं? कौन से संबोधन असहज करते हैं? हाँ, वो भी बताइए। एक हमारे यहाँ बीमारी है जिसपे कि रोक लगनी चाहिए, वो है कि अंग्रेजी वाले जो हैं शब्द गांव में ऐसे रचबस गए हैं कि नेचुरल लगने लगे हैं। इनमें गांव में लोग कहते हैं मिस्टर। हाँ, कैसे हो? मेरे एक दोस्त का घर का निकनेम है, जब वो पैदा हुआ तो घर पे बुलाने वाला जो नाम उसका रखा गया मिस्टर। और भौजी सिस्टर, क्योंकि साली जो है ना गाली जैसा हो गया, साला साली। भौजी सिस्टर, मेरे फादर साहब। पिताजी क्यों नहीं बोल लेते भाई? अरे मेरे फादर साहब बीमार पड़े हुए हैं, साहब भी लगा रहे हैं, फादर साहब। ये फादर साहब इतना पॉपुलर हो गया, मदर नहीं हुआ है। मदर में संकट है कि मेरी मदर मोहतरमा, वो नहीं हुआ है। नहीं, मदर जैसे कहते हैं लोगों को कहता है चुप चुप चुप। तो उसमें सब कहते हैं माँ मम्मी, ये से चलता है। तो ये फादर साहब भी बहुत मॉडर्न इन्वेंशन है। मैं अब चिट्ठियों की ओर बढ़ता हूँ, न्योता वाले श्रोता। और पहली चिट्ठी ऋषभ मेहरा की आई है मुंबई से, और इन्होंने लिखा है कि बाबा, सरदार और ताऊ को जय हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे स्वास्थ्य में होंगे। सरदार को मेरा दूसरा पत्र शामिल करने के लिए बहुत धन्यवाद। पिछले एपिसोड में एडजस्टमेंट और खाने की जगहों को स्काउट करने के तरीकों पर बात हुई। नई नई खाने की जगह डिस्कवर करने में कॉलेज के दिनों से ही काफ़ी रुचि मेरी रही है, क्योंकि बजट क्रंच बहुत रहता था। तो एक बार कोई सस्ती और टिकाऊ जगह मिल गई तो हम उसी को स्पैम किया करते थे। मैं हमेशा से फ्लैग बियरर रहा हूँ नई जगह ढूंढने का, चाहे हम अपने शहर में हों या किसी ट्रिप पर जाएं। तो प्रोसेस टू फाइंड अ गुड रेस्टोरेंट इन्होंने लिखा है। इसमें भी काफ़ी लेयर्स हैं। ऑप्शंस जानने के लिए पहले ऑनलाइन जोमेटो या स्विगी से वो रेटिंग और कॉस्ट फॉर टू, इसके पैरामीटर्स देखते हैं। फिर वो रेटिंग को वेरीफाई करने के लिए सब रिव्यूज़ पढ़ना, जो फ़ोटो वाले हैं उन पर ज़्यादा भरोसा करता हूँ, क्योंकि कई बार फ़ोटो से भी अंदाज़ा नहीं लगता। तो एक और लेवल का वेरिफिकेशन करता हूँ उस जगह का रिव्यू, ब्लॉग पोस्ट और यूट्यूब वीडियो देखकर, क्योंकि वीडियो से एक एक्सपीरियंस पता चल जाता है। होटल की हाइजीन वाला ही एक किस्सा है। हम सब दोस्त एक होटल में खाने गए थे और रोटी में से एक बाल निकला। तो हमारे साथ जो एक लड़की थी उसने आवाज़ लगाकर बुलाया वेटर को। थोड़ा प्रीटेक्स्ट ये बता देता हूँ कि उस होटल में हम उनके पीक टाइम पर गए थे,
तो हम 4 जन होके भी एक बड़ा टेबल घेर के बैठे थे, और जो मैनेजर था उसने कहा था, उसने इसी शर्त पर वो टेबल दिया था कि कोई अगर बड़ा ग्रुप आता है या कोई रेगुलर फैमिली कस्टमर्स आते हैं तो उन्हें शिफ्ट होना होगा। तो ऐसा कई बार होता है जब आपको कोई चीज़ थोड़ा डिस्काउंट या ईज पे मिल जाती है तो आप ट्रेड ऑफ कर लेते हैं कि अरे इतने में और क्या ही एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो हमारे लिए भी वैसा ही था कि एक अच्छे होटल का बेस्ट टेबल मिल गया, लेकिन रोटी में बाल निकल आया। तो जब वेटर को बुलाया तो हमें लगा कि अब फुल ड्रामा होगा, क्योंकि हमारी जो दोस्त है वो पंगे लेने में काफ़ी माहिर है। अब हम 3 दोस्तों की हालत चकदे के शाहरुख जैसी हो गई थी। इंसान ऐसे समय पर क्या ही बोल सकता है वेटर को कि आपकी रोटी से बाल निकला है, क्या सफाई रखते हो आप, रोटी के नाम पे बाल सर्व कर रहे हो। पर मेरी दोस्त ने जो लाइन मारी वो बहुत अलग थी। उसने कहा वेटर से, अरे हमने एक्चुअली ना बाल ऑर्डर नहीं किया था, तो ये आप ले जाओ वापस। तो ये चिट्ठी लिखते हुए ही मैंने अपनी मंडली को फ़ोन लगाया और ये किस्सा याद दिलाया, और उसके बाद कई बातें निकली कि कैसे फलाने ने वहाँ क्या क्या किया था। इस वीकेंड हम लोग उसी होटल में जा रहे हैं चेक करने के लिए कि क्या मेन्यू में अब बाल ऐड हो गया है। ये चिट्ठी लिखने का प्रोसेस अब मैं बहुत एंजॉय करने लगा हूँ। शुक्रिया ऐसे फॉर्मेट के लिए। ऋषभ मेहरा, मुंबई। वाह ऋषभ भाई, बहुत बढ़िया। और आपसे एक अनुरोध ये भी है कि ये जितने दोस्तों से आपने वो खाने वाली बात दोबारा से की है ना, इन सबको 3 ताल सुनवाइए, और ये वाला एपिसोड तो ज़रूर ही सुनवाइए, क्योंकि आप जिन मित्रों की बात कर रहे हैं वो भी जाने कि आपने उनकी बात कही है। हाँ, यहाँ पे। और क्या पता वो बिना बाल वाली रोटी जितनी उनको मज़ेदार लगती है उतना ही मज़ेदार 3 ताल लगे। और ये इनके दोस्त बड़े अच्छे हैं, ये सभी, ये पूरा ग्रुप जो है ना बहुत अच्छा है। मैंने कई लोगों को देखा है छोटी छोटी बात पे रेस्टोरेंट में हंगामा मचाते हुए, ये क्या तरीका है, फलाना ठिकाना। बाल कोई भी रेस्टोरेंट वाला जानबूझकर नहीं डालता, गलती से चला जाता है, कहीं से आ जाता है, वो मिस्टेक होती है। पर कुछ लोग ऐसा करते हैं जैसे उन्होंने जीवन में कोई गलती ना की हो। तो वो छोटी छोटी चीजें निकाल के उनको बताएंगे, जैसे ये क्या है, ये क्या रखा है टेबल, ये क्या है, बकवास है, यहाँ पे देखो पहले की दाल पड़ी हुई है। तो उससे क्या होता है, पूरे रेस्टोरेंट में ना सारे लोग उनकी तरफ देखने लगते हैं कि कितना जागरूक ग्राहक है, जागो ग्राहक जागो टाइप का। और काफ़ी लोगों का मनोरंजन हो जाता है, और बाकी जितने रेस्टोरेंट में काम करने वाले लोग हैं वो मन ही मन आपको कोस रहे होते हैं, क्या आदमी आ गया है ये। तो ऋषभ भाई, उस पर हंगामा ना खड़ा करना और उसको ऐसे सटायर से और ह्यूमर से डील करना, ये भी बहुत बड़ी मानवता की निशानी है। अगली चिट्ठी रुनु झा की है, हैदराबाद से। 3 ताल जिंदाबाद। हमेशा की तरह पिछला एपिसोड कमाल का है। सबसे अच्छा खाना जो मैंने खाया है वो है हिमाचल का धाम नैना देवी मंदिर में। और एक कहानी मेरे पास भी है रेस्तरां की। मेरे ससुराल के महाशय दरभंगा गए किसी काम से, भूख लगी तो एक भोजनालय में गए। उन्होंने पूछा कि कितना पैसा लगेगा। वेटर ने कहा 1 प्लेट 20 रुपया। उन्हें लगा कि कह रहा है 1 पेट 20 रुपया। हमारे यहाँ प्लेट नहीं थारी कहते हैं। तो उन्होंने 4 प्लेट खाया और 20 रुपया निकाला। पेट और प्लेट के चक्कर में बात मारपीट तक पहुंच गई। उसके बाद भोजनालय वाले बोर्ड पर लिखवाने लगे कि 1 प्लेट 20 रुपया। बाकी खाने में आप लोगों को क्या बताना, आपके पास तो बाबा हैं, क्योंकि कभी कभी तो लगता है कि बाबाइच अन्नपूर्णा है। बाप रे। बात यह है कि पुराने 3 तालिया लोग स्पेस में 3 ताल की बहुत बात कर लेते हैं। रिकॉर्ड किया जाए तो हर दिन 50-55 मिनट्स का होगा या उससे भी ज़्यादा। वो तो ताऊ और बाबा एक ही क्लब से खेलते हैं, नहीं तो ताऊ फैन क्लब और बाबा फैन क्लब अब तक बन गया होता। रुनु झा, हैदराबाद। तौबा तौबा। तो हाँ, लेकिन ताऊ फैन क्लब बने तो सबसे पहले तो हम ही उसको ज्वाइन करेंगे ना। तो बाबा फैन क्लब कैसे होगा? क्योंकि बाबा फैन क्लब हम ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन ये प्लेट का ना बहुत चक्कर होता था पहले। बहुत सारे भोजनालयों में ये होता था कि आप आइए और जी भर के खाइए। मतलब आते भी थे ऊपर से कि दाल दे दूं, लेकिन उसमें बहुत कुछ सब कुछ नहीं शामिल होता। हमको बैन कर दिया लखनऊ में एक रेस्टोरेंट होटल सशर्त होता था वो। हम बताए हैं शायद किस्सा। 15 रुपए में थाली होती थी, तो उसमें 4 रोटी सब्जी और 1 रायता दाल चावल और साथ में 2 टुकड़ा खीरा, 1 टुकड़ा प्याज, 1 हरी मिर्चा। 15 रुपए में थाली मिलती थी। हजरतगंज के पास तमाम सारे ये विधायक के साथ आने वाले और बच्चे बहुत सारे वहाँ पे रहते हैं, गंज में कोचिंग करने वाले सब। तो ये 15 रुपए थाली हुआ करती थी। हम बात आपको बता रहे हैं 99, 98, 2000 उधर की।
तो ये 15 रुपये थाली, और वहाँ पे एक भोजनालय था, उसका नाम अभी मैं भूल रहा हूँ, उनके यहाँ 22 रुपये में थाली थी, लेकिन उनका था कि भरपेट खाइए आप, और सब्जी जो है वो केवल एक बार मिलेगी, क्योंकि हाँ ऐसे शर्त हाँ, होते थे हाँ, उसमें, तो दाल दे देंगे दोबारा, लेकिन हाँ, सब्जी नहीं देंगे। सब्जी नहीं देंगे। तो क्योंकि उसमें पनीर है या मटर है, जो भी सब्जी उन्होंने बनाई है, तो सब्जी एक ही बार देंगे। 22 रुपये में खाना रहता था, और हम चले गए उसमें एक दिन खाने के लिए। हमारे सब मित्रों ने कहा कि ये एक बार थाली आप यहाँ पे खाइए, और हम जब गए तो उसके बाद में दूसरी बार जब हमने उसके यहाँ खाना खाया, पहली बार तो उसने टाल दिया, फिर उसने कहा कि चलो एक बार आया गया। दोबारा जब हमने फिर उसके यहाँ खाया तो थाली लगा दी, खाना खाते रहे, और अकच्छ खाया हमने पेल के, और फिर उसने कहा भाई साहब आप रहने दो। तो हमने कहा कि बाकी लोग तो बहुत कम खाते हैं यार, उसमें बचता भी तो है तुम्हारा, हम ज़्यादा खा गए तो। कहने नहीं, आप रहने दीजिए सर, आप। वैसे ही एक चिट्ठी भी आई है इस बार। अच्छा। ऐसे ही, हाँ। पर उसके पहले एक तीसरी चिट्ठी है जो एनोनिमस है, जिन्होंने अपना नाम एक्सीडेंटल बैंकर बताया है, और ये पहली बार इन्होंने चिट्ठी लिखी है। मेरे प्यारे 3 ताल के साथियों, कुलदीप सरदार, पाणिनी बाबा और कमलेश ताऊ को मेरा सादर प्रणाम। मैं वडोदरा में एक सरकारी बैंक में वरिष्ठ प्रबंधक हूँ, पर मेरा जन्म और पालन पोषण सब कुछ भुवनेश्वर में हुआ है। मैं 3 ताल को पिछले साल से सुनना मैंने चालू किया है, और हर हफ्ते का एपिसोड मैं बड़े ध्यान से और लगन से सुनता हूँ। आप लोगों का वार्ता, चीज़ों को समझने का नज़रिया बहुत रोचक और अनोखा है। बाबा का ऐसा लगता है कि बहुत ज्ञान अंदर समाया हुआ है, और वो चाहते हैं कि उस ज्ञान रूपी सागर से पानी की आपूर्ति जारी रहे। ताऊ पूज्यपाद हैं और बहुत ही सुलझे हुए हैं, जिनका चीज़ों को लेकर नज़रिया हमेशा साफ रहता है। सूत्रधार या संचालक के तौर पर कुलदीप जी का काम शानदार है, और जिस हिसाब से वो मॉड्यूलेट करते हैं शो को, आजकल के रियलिटी शोज़ वाले होस्ट को उनसे काफ़ी कुछ सीखना चाहिए। वाह। कहने के लिए बहुत कुछ है, पर पहली चिट्ठी में बस इतना ही। फिर से सबको नमन करता हूँ। आपका 3 तालिया एक्सीडेंटल बैंकर। वाह गुरु वाह। भुवनेश्वर से आप हैं, और मंदिरों का शहर है, मुझे बहुत प्रिय है। मुझे जो शहर बहुत प्रिय है उनमें भुवनेश्वर एक है, और खाना भी बहुत, लिंगराज टेम्पल में वो पूरी स्टाइल खाना ही वहाँ पे भी बनता है, वुडन फायर पे, लकड़ी की आग पे, मिट्टी के बर्तनों में पकाया खाना। तो आप एक्सीडेंटल बैंकर, आप जिस वजह से अपने आप को कह रहे हैं, वो हम भी समझ रहे हैं कि बहुत कुछ और है। बैंकर तो आप हैं, लेकिन बहुत कुछ और भी है आपके जीवन में, और आप लिखें 3 ताल, आप सुनते हैं, बताएं कि वो और क्या क्या है। बिल्कुल। तो धीरे धीरे खुलिए। ये तो हो गया, मतलब पहला परिचय औपचारिक टाइप का हो गया। अब थोड़ा आ जाइए, आने दीजिए। अगली चिट्ठी पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन वाले जो कॉमोडोर जेम्स नॉरिंगटन हैं, उनकी आई है। इस नाम से ही वो चिट्ठियाँ भेजते हैं। बाबा, ताऊ और सरदार को जय हो। आप लोगों के खाने पर की गई बातचीत से यूं लगा कि आप लोगों में से केवल ताऊ ही हॉस्टलर हैं, बाकी बाबा बस हॉस्टल में रहे हैं, हॉस्टलर बन नहीं पाए। जब ताऊ ने कहा कि सूखी मूली और प्याज को साइड में रखकर पंखे को अपने साइड घुमाकर वेटर से बोलो कि भाई मटन और रोटी लगाओ, तो लगा कि खाने को लेकर इतना बेफिक्र केवल एक हॉस्टलर ही हो सकता है। अगर उसे कुछ अच्छा नहीं भी लगेगा तो वो खाने को लेकर इतना उदासीन हो चुका है कि वो खाना छोड़ के उठ जाएगा, वहाँ वापस नहीं जाएगा। लेकिन बाबा की तरह खुद खाना बनाने नहीं बैठेगा। पता नहीं बाबा बिरला में कैसे रहे होंगे इतने साल। नहीं तो बिरला में हम अपना चावल खुद फ्राई करते थे जाकर के, मोचू से तसला ले करके पैन, और अपना भैया सही पकड़े हैं जीरा नॉरिंगटन भाई, बिल्कुल सही पकड़े हैं। अपन 10-15 साल तक ऐसा खाना खाए हैं ना, जो खाना कोई भी मानव सीधा मुंह फेर ले। और अपन तो पानी पीते थे स्टील के ग्लास में, तो उसमें कीड़े दिख जाते थे। अरे बाप। तो जैसे ही वो मुंह के पास आते थे, हम ग्लास सीधा करते थे। और कि साला पीछे हो जाए, पीछे हाँ, हाँ, उसको सीधा कर देते थे, फिर उसको बैलेंस टेढ़ा करते थे ताकि वो पीछे रहता था। और अपन वो जिंदगी जी चुके हैं। पर उसमें बाबा का क्या है, बाबा का तो मैंने बता ही दिया था। ये 5 स्टार होटल में भी इंसिस्ट करते हैं कि शेफ को हटाओ, मैं बना लूंगा यार। बाप रे। चिट्ठी इनकी पूरी एक बार कर लेता हूँ। जब हम 9th में यूपी के कॉलेज बनारस ब्रैकेट में, शायद बाबा को पता हो
के हॉस्टल में भेजे गए और जब हॉस्टल से पहली बार वापस घर गए तो बिना किसी शिकायत के साग की सब्जी के साथ रोटी खाता देखकर हमारी माताजी ने अगले साल हमारे छोटे भाई को भी वहीं हॉस्टल में भेज दिया केवल इसलिए कि इसके भी खाने के नखरे खत्म हों। बाकी इसके बाद बिरला छात्रावास में भी खाना ज़्यादा कुछ बदला नहीं। वहाँ भी लगन के दिनों में शादी लॉन ही सहारा रहता था और सौभाग्य से नौकरी के बाद हमारी कुक भी मेस महाराज के खानदान से ही मिली है। बिल्कुल स्वाद में रत्ती भर भी अंतर नहीं है। मेरा मानना है कि अगर कोई आदमी खाने में स्वाद न होने की शिकायत करे तो वो हॉस्टलर है ही नहीं, बस हॉस्टल में रहने की डींग हाँकता रहा है। सादर कमोडोर जेम्स नॉरिंगटन। वाह वाह, हम बिरला सा में थे, आप आ में थे, हाँ। हम सा में थे। वाह वाह, इतना बुरा नहीं, हम तो बिरला में। मैं लेकिन इस बात से बहुत खफा हूँ, ये पूरे देश में है, ये ABC को बहुत सौ कर देते हैं। आप हिंदी वाला फॉलो करो ना, का कर दो। फॉलो करते हो इंग्लिश वाला, लेकिन अब दो। तो हम तो ताऊ बिरला में स्थिति ये थी कि वो चावल पका देता था और अक्सर सब्जी जो है ना वो दयनीय होती थी। मोचू जो हमारा मैस महाराज था, बनाना तो सिर्फ सब्जी पड़ता है ना, चावल तो खुद ही बन जाता है। चावल तो खुद बन जाता है, सब्जी बनाना पड़ता है। तो चावल उसने उबाल लिया, वो सही है। तो वो सब्जी कैसे काटी जाए, कैसे उसको खाया जाए, तो हम क्या करते थे कि मैस में जब वो पीक का टाइम नहीं है तो उससे थोड़ा दाएं बाएं जा करके और एक पैन ले करके और उसमें अपना थोड़ा सा तेल डाला, ज़ीरा डाला, एक प्याज बारीक काटा, 2 हरी मिर्चा काट करके और चावल उसमें ज़ीरा फ्राइड कर देते थे और फिर ये अपनी प्लेट लेके चले आते थे। और उसको लेकर के बहुत प्रतिकार बाकी बच्चे करते थे कि हम काहे ये ठुर रहा चावल खा रहे हैं तुम्हारा, इतनी रद्दी सब्जी के साथ में, ये काहे ये खा रहे हैं। तो कहता तो बना लो, या हो बनाए नहीं तुम हो बना लो, बना सको तो उसमें तो मतलब बच्चे हॉस्टल में हमारे ऐसे थे कि पानी खुद नहीं, मतलब हॉस्टल आकर के उन्होंने पानी खुद भर के पीना शुरू किया। नहीं घर में कोई दीदी महतारी कोई ना कोई पानी देने वाला, तो बनाए कैसे। तो वो स्थिति थी। तो मतलब ये बिल्कुल होता था जो ये कह रहे हैं, उस सब्जी को गले के नीचे उतारने के लिए चावल को अतिरिक्त स्वाद दे दिया जाता था। सब्जी तो हम बनाने से रहे वहाँ पे, और भी 1000 तरह के काम है ना वो बनाने देगा। लेकिन मैं खाने के प्रति उदासीन हूँ। और ये उदासीनता तो मतलब ताऊ की उदासीनता खाने को लेकर के जो है, मतलब कभी अगर चोरी से मैं एक वीडियो बना के 3 तालियों को भेज दूं ताऊ का दोपहर में भोजन करते हुए, तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। मतलब मुझे घर में होता है, किसी दिन बहुत कुछ अच्छा बनता है और कोई आदमी बोल देता है कि बहुत अच्छा बना है, तो मुझ पे प्रेशर आ जाता है कि तुम क्यों नहीं बोलते अच्छा बना है। और मैं उनको ये समझा नहीं पाता कि मैं अच्छे और बुरे से ऊपर हूँ खाने के मामले में। मैं खाना कभी भी ताऊ को पेट भरने के लिए खाना, जब दूसरे लोग खाते हैं तो वो बताते हैं कि नमक कम है या फलां चीज़ ज़्यादा हो गई है, क्योंकि मैं बोलता ही नहीं। मेरे पास खाना आता है, वो ख़त्म हो जाता है, बस मैं प्लेट उठाकर रख देता हूँ। तो ये होता है तुमने बताया नहीं नमक ज़्यादा था इसमें। मैं बोलता हूँ जब कम होता है तब भी तो नहीं बताता हूँ। अगली चिट्ठी है छपरा बिहार से सनी कुमार की। नमस्कार ताऊ बाबा और सरदार, हम करीब रात 10 बजे जम्मू पहुंचे थे तो भूख कस के लगा था। एक होटल में गए, उसने कहा 150 में भरपेट खाना, तंदूरी रोटी तड़का दाल मिलेगा। हम लोग सब्जी थोड़ा ज़्यादा खाते हैं तो लगभग 1.5 रोटी में ही तड़का निपट गया। अच्छा किया इन्होंने दाल को तड़का ही कहा है आगे। मैंने मांगा तो कहा सब्जी दोबारा नहीं मिलेगा, चाहे रोटी जितना ले लीजिए। मैं बिफर गया, भाई बिना सब्जी के छूछे रोटी कैसे खाएंगे। तो बोला तड़का ले लीजिए, हाफ प्लेट 80 रुपया में। तो मैंने बोला फिर 150 में भरपेट कैसे। तो उसने बोला कि आपने सब्जी के बारे में पहले पूछा ही नहीं था। तो हमारे भैया ने कहा कि जाए दे ना तू, हमरा में से सब्जी लेके खा ले। तो फिर मेरे अंदर का बिहारी जागा और मैंने उसे सबक सिखाने का सोचा कि आखिर तुमने एक बिहारी से पंगा कैसे लिया। गनीमत ये थी कि मैंने दाल थोड़ा सा भी नहीं चखा था। वैसे भी दाल रोटी चोखा तो हमारा पसंदीदा भोजन है। मैंने बोला 2 रोटी लाओ। फिर मैं दाल में बोर कर खाने लगा। फिर कहा 2 और। वैसे भी मैं दिन भर का भूखा था क्योंकि ट्रेन में बिस्किट वगैरह से पेट भरता नहीं। बहरहाल 2-2 रोटी करते करते कुल हो गई 10 रोटियां। अब होटल मालिक बेचारा बनकर मेरे पास आया, बोला भैया अब रोटी नहीं है। मैंने कहा मुझे उससे क्या मतलब, मेरा भी पेट नहीं भरा। चूँकि रात बहुत हो चुका था तो होटल बंद करने का टाइम हो गया था, लेकिन उसने फिर बनाना शुरू किया।
क्योंकि मैं भी ज़बरदस्ती खा रहा था गुस्से में, लेकिन अब पेट भी जवाब दे रहा था। लेकिन क्या करें, फिर मैंने 6 और खाया तो जादुई आंकड़ा 16 हो गया। अब वो हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा, बोला भाई जी हमसे गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए, अब आटा भी ख़त्म हो गया है। मैंने बोला मुझे उससे क्या, और लाओ। अरे बाप रे। फिर हमारे ग्रुप के बाकी लोग भी बोले जाने दो सनी, इसको उचित सबक मिल गया है। फिर उसका बेचारा सब मुंह देखकर मैंने बोला ठीक है, अब आगे से ज़्यादा काबिल मत बनना। तो उसने कहा जी। उसने मुझसे पूछा कहा हो बिहार में कौन जिला, तो मैंने बोला छपरा। तो फिर मैंने भी पूछा कि तुम कौन जिला, तो बोला बलिया उत्तर प्रदेश। तो वो हंसने लगा। मैंने बोला का रे मर्दे, अपने आदमी से जालसाजी। तो वो बोला मेरी तरफ से आपका खाने का बिल माफ। बहुत सही। बीते दिनों के एपिसोड में बिजली पर भी चर्चा हुई थी, तो उससे भी जुड़ा मेरा एक किस्सा है। हमारे इधर नियमित रूप से बिजली 2007 में आया था। साल इसलिए भी याद है क्योंकि इसी टाइम मेरे पिताजी का देहांत हुआ था। तो उसी दरमियान बगल के आदमी ने अपने कनेक्शन में से तार लगाकर हमें लाइन दिया था ताकि काम काज में सुविधा रहे। उस टाइम अक्सर लाइन दिन में 5-6 घंटे के लिए ही काट देते थे, फिर महीने में रेगुलर 2-3 दिन आता ही नहीं था। तो जब लाइन 5-6 घंटे के लिए कट जाता था तो लोग अंसाकर ग्रिड में जाकर तोड़ फोड़ करते थे। फिर कर्मचारियों को कूट देते थे, और जब कभी 2-3 दिन के लिए लाइन कटता तो तोड़फोड़ और कर्मचारियों की कुटाई के बाद भी लाइन नहीं आता तो NH-19 को ही जाम कर देते थे। बहुत सही। मुझे अच्छे से याद है उस वक्त हमारे इधर महीने में 1 दिन रोड जाम होता था बिजली के लिए। कुटाई से तंग आकर एक दिन कर्मचारियों ने थाने में शिकायत कर दी। फिर पुलिस ने हर गांव से 8-10 लोगों को उठाया और कूटा। उसके बाद लोगों ने ग्रिड पर धावा बोलना छोड़ दिया। उसके बाद फिर एक दिन रोड जाम के दौरान छपरा से BMP की 2 गाड़ियों से जवान उतरे और रोड जाम करने वालों को दौड़ा दौड़ा कर तबीयत से कूटा। उनको छपरा कोर्ट से बेल करवा कर आना पड़ा। उसके बाद से हमारे यहाँ इन्वर्टर की प्रक्रिया शुरू हो गई। और फिर लाइन के रेगुलर रहने की निर्भरता भी थोड़ी कम हो गई, और आने वाले सालों में लाइन भी 16 घंटे से ज़्यादा रहने लगा। जय हो सनी, विलेज पोस्ट सीतलपुर, छपरा, बिहार। वाह भाई वाह, अरे सनी भाई 2 किस्से इन्होंने बढ़िया भेजे हैं। और दोनों किस्सों में सबक है। एक में जनता ने सबक दिया, एक में जनता को सबक मिला। और अगली चिट्ठी प्रणव प्रताप सिंह की आई है गुजरात से। इन्होंने PDF में भेजी, उसका प्रिंट आउट मेरे पास है हाथ में। ताऊ बाबा और सरदार जय हो। मैं एक दिन हिंदी के पॉडकास्ट खोज रहा था एप्पल पॉडकास्ट पर, तो मुझे 3 ताल दिखा। तो उस दिन नल्ले बैठे थे तो घर पे सोचा कि सुन के देखते हैं क्या चकल्लस हो रही है इधर। वो दिन था और आज का दिन है। मैं 9 और 2 92 एपिसोड सुन चुका हूँ, और खुरपेच जो गुजिया कानपुर से दिल्ली के 100वें एपिसोड के लिए मेरे हिरेन भाई, पंकज भाई और जय भाई के लिए लाने वाले हैं, उनको आप तीनों भी अपना ऑर्डर नोट करा दें, वरना वो छूटते ही कहेंगे भाई जी हमें क्या पता रही कि आप तीनों भी कानपुर की गुजिया को गुजिया नहीं मानते, तो हम आपके लिए भी ले आते। भूलें मत, गुजिया का ऑर्डर खुरपेच को ज़रूर नोट करा दें। तो कुल मिलाकर मैं आपका पुराना श्रोता हूँ, लेकिन ये मेरी पहली चिट्ठी है। पिछली कई चिट्ठियाँ पूरी लिखी नहीं गईं, लेकिन आज मैंने सोचा कि ये पूरी लिख के भेज ही दिया जाए, वरना खुरपेच तो मेरे लिए गुजिया लेके आएंगे ही, लेकिन मैं ही ना बुलाया जाऊँ तो क्या होगा। 3 ताल का बिंब मेरे लिए कुछ ऐसा है कि नुक्कड़ पर 2 दुकानें हैं, एक है चाय की, दूसरी मिठाई की। दोनों ही शहर में फेमस हैं। चाय की दुकान है बाबा की और मिठाई वाली है ताऊ की। सरदार हैं उत्तर के विश्वविद्यालयों के छात्रावास में रहने वाले वो विद्यार्थी जिन्होंने घर पर बता दिया है कि हम IAS की तैयारी कर रहे हैं। खर्चा ज़्यादा चाहिए महीना का, इसलिए टाइम पे भेज दिया। घर पे बता दिया है। हाँ। नहीं तो खर्चे का विलंब हमारे अफसर बनने में भी दिखेगा। और इसके साथ साथ वो दोनों कोई पक्के ग्राहक भी हैं जो हर रोज़ शाम को नहा धोकर तैयार हो जाते हैं और दोनों दुकानों के बीच में टेबल लगा के बैठ जाते हैं और फिर बाबा को बताते हैं कि आज क्या हुआ बाबा, हम दाल बनाए लेकिन यार स्वाद नहीं आ रहा था, कुछ कमी रह गई। तो बाबा शुरू होते हैं, भाई साहब कि तू कहाँ से मंगाए के दाल खाए लिहो, आओ समझा के हम खवाई तुमको दाल, न जाने तुम कौन दाल खाए लिहो, टंटापुर से अरहर की बढ़िया दाल मंगवाए हैं। फिर ताऊ बगल से बोलते हैं कि यार ये हींग नहीं डाला होगा बाबा। फिर बाबा बोलते हैं कि ताऊ डाली नहीं जाती हींग, तड़का लगाया जाता है हींग का। तो ये रोज़ की बदकही सुनने के लिए हम भी अपने अपने छात्रावास के समय
देख करके झुंड में निकलते हैं कि चलो यार आज सरदार से कहेंगे कि बाबा से पूछो कि ये चंद्रशेखर बढ़िया नेता था, ब्रैकेट में जेएनयू के पूर्व छात्र नेता, या कन्हैया। और दोस्त मानेंगे तो ताऊ की ही बात बाबा चरित्र चित्रण कर देंगे और ताऊ एक लाइन में बता देंगे, अरे बाबा थे दोनों बढ़िया, लेकिन बस फर्क दोनों की पुड़िया में है। एक की आती थी बिहार से शुद्ध, दूसरा यहीं दिल्ली से पत्ते नोच के लपेटता था। मुझे लग रहा है कि चिट्ठी लंबी हो रही है, इसलिए जल्दी खत्म कर रहा हूँ, ये कहते हुए कि मुझे ऐसा लगता है कि हर उस आदमी को 3 ताल सुनना चाहिए जिसको मैं जानता हूँ, और इसलिए मैं किसी को सीधा लिंक नहीं भेजता। साथ में बैठे व्यक्ति को कहता हूँ तुम्हें एक चीज़ सुनाता हूँ, और 10 मिनट बाद व्यक्ति बोलता है कि भाई ये किधर मिलेगा, तब मैं उसको बोलता हूँ कि पहले ये सुनो फिर बताता हूँ। बहुत सही। जब उसको धीरे धीरे चढ़ने लगता है तब उसको 3 ताल का लिंक शेयर करता हूँ, और 1 हफ्ते बाद वो व्यक्ति धर्म परिवर्तन करके 3 तालिया हो जाता है। मैं 3 ताल एप्पल पॉडकास्ट पर सुनता हूँ। मैंने सुनना जोधपुर में शुरू किया था, लेकिन अभी मैं सूरत में आप तीनों को सुन रहा हूँ। धन्यवाद। गुजरात चैप्टर से प्रणव। जय हो गुजरात चैप्टर। ये देखिए ये एक नया गिरा है। बहुत कमाल का पत्र गुरु। जोधपुर से सुनते सुनते ये सूरत पहुंच गया। तेरी सूरत अजीज। और चैप्टर जो है ना, ये मुझे बहुत भा रहा है आजकल कि जगह जगह चैप्टर बन रहे हैं। परिवार बढ़ रहा है अपना। वाह प्रणव भाई, किताब जब मोटी होती है ना तब उसमें चैप्टर होते हैं। नहीं प्रणव भाई, आप एकदम आइए 100वें वाले में, और अलग से गुजिया ऑर्डर नहीं करेंगे, जो आपके लिए आ रहे हैं उसी में एक हम भी चटकाएंगे। ये सुनते हैं, ये हमारे स्पेस में आते हैं और बहुत पहले से आते हैं। इन्होंने चिट्ठी पहली बार भेजी है। हाँ, इनकी डीपी मुझे याद है। इनकी डीपी मुझे याद है, उसमें जो है भगवा नहीं बोलूंगा, ब्राइट ऑरेंज जैकेट हल्का सा दिखता है। वाह। ठीक है, तो इस बार के 3 ताल में इतना ही। चिट्ठियाँ इसी तरह भेजिए। चिट्ठियाँ भेजने का तरीका वही है, radio@aajtak.com पर आप ईमेल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं 9953323303 पर 9953323303। अगर आप 3 तालियों के व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो इसी नंबर पर आप हमें मैसेज कर दीजिए, मैं भी 3 तालियाँ ऐसा लिख के अगर भेज देंगे तो हम लोग आपको ग्रुप में भी शामिल कर लेंगे, जिसमें अपन पोस्ट एपिसोड डिस्कशंस 3 तालिये लोग ही करते रहते हैं, तो वो भी एक सुविधा है। जाते जाते बाबा कुछ नहीं, बस यही कि जहाँ से हमने बात शुरू की थी सावन की, उसको लेकर के मुझे बस एक चीज़ ध्यान आ रही थी कि ये आदमी की व्यग्रता कितनी विचित्र है कि पानी नहीं बरसे तो वो रोने लगता है कि पानी नहीं बरस रहा, पानी नहीं, और पानी जरा सा बरस जाता है तो फिर ये, और ये शहर के लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, तो जरा सा पानी बरस गया तो यार नरक हो गया है, ट्रैफिक हो गया है, ये है वो। और जो ताऊ कह रहे थे कि जैसे हमारा ये है कि जब भी बारिश नहीं होती है या होती है तो मुझे खेत याद आता है। मैं रहता शहर में हूँ लेकिन मुझे खेत याद आता है। मुझे ये लगता है कि नहीं, इसका नुकसान होगा या इसका फ़ायदा होगा। होली के बाद अगर बारिश होती है तो दिल्ली में लोग चहक उठते हैं, अरे यार मौसम अच्छा हो गया यार, है ना। उनको पता ही नहीं होता है कि किसान की छाती पे तीरों की तरह वो बारिश की बूंदें गिर रही हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना कि आप बारिश को कैसे देखें। बारिश केवल सिनेमा का टिप टिप बरसा पानी नहीं है, घोड़े जैसी चाल, हाथी जैसी दुम नहीं है। बारिश उससे बहुत ज़्यादा है, और वृष्टि जीवन का जरिया है। मतलब गीता में श्लोक ही है कि अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्योदन संभवम, कि वृष्टि पर्जन्य जो है उससे अन्न होता है और उसी अन्न से लोग उपजते हैं। तो बारिश एक बहुत बड़ी चीज़ है। ये किताब जो कुलदीप ने आज रिकमेंड की, मैं भी उसको कुलदीप से ब्यौरा लेकर के और पढ़ने की कोशिश करूँगा, क्योंकि वो इंटरेस्टिंग है। हाँ, चेजिंग द मानसून, क्योंकि वो इंटरेस्टिंग है। और ये टेरेन कितना कमाल का है, ताऊ ये कभी यात्रा की जा सकती है। और हम लोग भी देखिए कि केरल से मानसून के साथ साथ बढ़ करके अगर मानसून रुक जाए, आजकल ना किसी शहर में अपने को हफ्ते भर रुकना पड़ सकता है, मानसून भी ऐसे रुक जाता है। किधर है वो? बनारस से थोड़ी दूर है, आज 12वां दिन है, आगे नहीं बढ़ रहा।
तो पर बहुत- देश में हाँ। मुझे कई लोग पूछते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो पूंजीवादी है या समाजवादी है। मैं उनको बोलता हूँ ये मानसूनवादी है। मानसून अच्छा हुआ तो अर्थव्यवस्था अच्छी रहेगी, हाँ। मानसून खराब हुआ तो तो अर्थव्यवस्था खराब घबरा होगी। जाएगी। हमारे इनफैक्ट देश के सबसे इम्पोर्टेंट मिनिस्टर मिस्टर इंद्रदेव ही हैं। हाँ, हाँ, क्योंकि वित्त मंत्री वही हैं। हाँ, ये लोग अपनी पॉलिसी बना लें, ये सब सारा प्लान कर लें, अगर वो बाकी रूठ सब- गए तो सब बैठ गया। बाकी सब वित्त मंत्री हैं, ये वित्त मंत्री वित्त मंत्री। और एक हैक बता देता हूँ बारिश के मौसम का, क्योंकि इतनी बातचीत हुई कि क्या खाएं, कैसे देखें, क्या करें। भैया गमछा रखिए, तौलिया सूखेगा नहीं, बहुत कष्ट होगा, महक जाएगा। सब भोगी हुई है, देखा हुआ है। तो चिट्ठियां भेजिए बारिश पर और अभिवादन पर। और अब के सावन में ये शरारत मेरे क्या साथ बात हुई, है। मेरा और- घर छोड़ के सारे शहर में बरसात हुई। बिल्कुल। हथिया हो बरसे सक- चित मंडराए, घर बैठे किसान नितराए। हाँ, छन्नूलाल मिश्रा को सुनिए, सवन झरी लागेला धीरे धीरे, बहुत मजा आएगा। अगले एपिसोड में मिलते हैं। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। जय हो।